and their relationships. It is mainly represented in graphical form using ER diagram. ER diagram means entity relationship diagram. इसमें हम लोग पिछले दिन देख रहे थे, कुछ कीवर्ड्स हम लोगों ने देखा था, जैसे एंटिटी सेट। अब हम लोग उसमें देखेंगे एट्रीब्यूट। हम लोग एट्रीब्यूट भी देखे थे। एट्रीब्यूट को कैसे डिफाइन करेंगे हम? एन एट्रीब्यूट कैसे हम लोग कर सकते हैं? एट्रीब्यूट क्या है? एन एट्रीब्यूट इज अ प्रॉपर्टी used to describe the specific features of an entity। एंटिटी को हम लोग बोलते हैं रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, वेयर एट्रीब्यूट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ एंटिटीज। सिंपल कहेंगे। एग्जांपल आप लोग को बताए थे, सपोज देयर इज स्टूडेंट और इसके एट्रीब्यूट को हम लोग ब्रैकेट के अंदर हम लोग इसको देखेंगे। स्टूडेंट का कौन कौन सा एट्रीब्यूट हम लोगों ने बताया था, जैसे सपोज नेम इज एन एट्रीब्यूट ऑफ स्टूडेंट एंटिटी, रोल नंबर, एज, एड्रेस एटसेट्रा। तो एक पर्टिकुलर एंटिटी को रिप्रेजेंट हम लोग ऐसे करेंगे, और ईआर मॉडल के थ्रू जब हम लोग इसको किसी एंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम लोग एक एंटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम बताए थे आप लोग को एक स्क्वायर रिप्रेजेंट करेंगे, और एट्रीब्यूट को ओवल। और इसमें हम लोग अब देखेंगे कि जो एट्रीब्यूट है, टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स हमारे पास सबसे पहला है, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंपल एट्रीब्यूट। सिंपल एट्रीब्यूट किसको बोलेंगे? जिसको ऐसे बोलेंगे, which cannot be further divided into स्मॉलर, आप कर सकते हैं, into smaller parts। जिस एट्रीब्यूट को हम लोग फिर डिवाइड नहीं कर सकते हैं स्मॉलर पार्ट्स, एंड रिप्रेजेंट the basic meaning is called simple attribute। Means the attribute which cannot be further divided into smaller parts। जैसे सपोज मान लिया जाए कि अगर हम लोग नेम को कहेंगे, तो नेम इज नॉट अ सिंपल एट्रीब्यूट। क्यों? नेम को हम लोग सिंपल एट्रीब्यूट इसलिए नहीं कर सकते, इट कैन बी फर्दर डिवाइडेड लाइक फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। तो हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं नेम को। नेम इज नॉट अ सिंपल एट्रीब्यूट, बट रोल नंबर इज अ सिंपल एट्रीब्यूट। इसको हम लोग फर्दर कोई डिवीजन नहीं कर सकते हैं, इसलिए इस तरह के एट्रीब्यूट को हम लोग बोलेंगे सिंपल एट्रीब्यूट, रोल नंबर। नेक्स्ट एट्रीब्यूट टाइप इज
कंपोजिट एट्रीब्यूट। समझ में आया सिंपल एट्रीब्यूट किसको बोल रहे हैं? हेलो, यस सर। आवाज आ रही है ना? यस हाँ सर, समझ में आ गया। कंपोजिट एट्रीब्यूट, कंपोजिट एट्रीब्यूट कहेंगे that can be further divided into smaller units and individual units contains a specific meaning। जैसा कि अभी आप लोग को मैं एग्जांपल बताया, नेम, नेम को हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज नॉट अ सिंपल, दिस इज नेम इज द कंपोजिट एट्रीब्यूट। उसके बाद आपके पास है दूसरा, फर्स्ट हो गया सिंपल एट्रीब्यूट, सेकंड हो गया कंपोजिट एट्रीब्यूट, थर्ड को हम लोग बोलेंगे सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट। सिंगल वैल्यूड, सिंगल वैल्यूड नाम से ही पता चल रहा है एट्रीब्यूट हैविंग अ सिंगल वैल्यू फॉर अ पर्टिकुलर एंटिटी। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कह सकते हैं एज, एज हैज अ सिंगल वैल्यू, है ना? एज इज अ सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट ऑफ द स्टूडेंट एंटिटी। वही है फोर्थ है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। मल्टी वैल्यूड, मल्टी वैल्यूड किसको बोलेंगे? जिस समझ गए। एट्रीब्यूट का एक से ज्यादा वैल्यू हो सकता है। जैसे बेस्ट एग्जांपल है फोन नंबर। फोन नंबर क्या होगा? एक किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का एक से ज्यादा फोन नंबर हो सकता है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। अब नेक्स्ट है हमारे पास स्टोर्ड एट्रीब्यूट। स्टोर्ड, स्टोर्ड एट्रीब्यूट को बोलेंगे दैट आर डायरेक्टली स्टोर्ड इन द डेटाबेस। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बोलेंगे डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ हमारे पास क्या है? डायरेक्टली इसमें, अब हम लोग इससे क्या होंगे? डेराइव्ड अगर बोलेंगे हम लोग, अगला होगा इसको बोलेंगे डेराइव्ड एट्रीब्यूट। डेराइव्ड एट्रीब्यूट किसको बोलेंगे? दैट आर नॉट स्टोर्ड डायरेक्टली but can be derived from stored attribute are called the derived attribute। एग्जांपल अगर हम लोग बोले कि जैसे मान लिया जाए कि डेट ऑफ बर्थ आपके पास है स्टोर्ड एट्रीब्यूट, अगर उससे हमको एज निकालना हो तो एज को हम लोग क्या बोलेंगे? डेराइव्ड एट्रीब्यूट दैट इज बेस्ड ऑन द स्टोर्ड एट्रीब्यूट। यानी इसमें डेट ऑफ बर्थ जो मेरा है स्टोर्ड एट्रीब्यूट है, तो उसी के आधार पर हम लोग निकाल सकते हैं कि उसका एज क्या है, तो इसको हम लोग बोलेंगे डेराइव्ड एट्रीब्यूट। क्लियर? आगे बढ़े तो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स किसको बोल रहे हैं समझ में आ गया है। टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट समझ में आ गया, सिंपल एट्रीब्यूट, कंपोजिट एट्रीब्यूट, सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट्स, मल्टी वैल्यूड, स्टोर्ड एंड डेराइव्ड। अब हम लोग देख पा रहे थे रिलेशनशिप, जो हम लोग कल देखे थे। रिलेशनशिप क्या है, इसको हम लोग कैसे बोलेंगे? इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। इट इज रिलेशनशिप can be defined as a connection or set of association, connection or set of association, और हम लोग कह सकते हैं a rule for communication among entities। यानी दो या दो से डिफरेंट एंटिटीज के बीच जब हम लोग एक कम्युनिकेट करने का एक रूल हम लोग कर सकते हैं, वो भी एक रिलेशनशिप है। एंड सेट ऑफ एसोसिएशन और कनेक्शन बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स। तो जनरली हम लोग जब एक से ज्यादा रिलेशनशिप अगर सेम टाइप हो जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे रिलेशनशिप सेट। अब क्या होता है रिलेशनशिप में, हम लोग देख रहे थे इसमें एक चीज पूछा जाता है डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। डिग्री, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, इसको कह सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग एंटिटीज।
number of participating entities, जितने नंबर ऑफ एंटिटीज इसमें पार्टिसिपेट करेंगे किसी भी रिलेशनशिप में, वो उसका डिग्री कहलाएगा। जैसे हम लोग अगर दो एंटिटीज के बीच में अगर रिलेशनशिप बनाते हैं तो उसको हम लोग कहेंगे बाइनरी रिलेशनशिप। अगर थ्री एंटिटी के बीच में रिलेशनशिप बनाते हैं तो वो कहलाता है टेर्नरी रिलेशनशिप। अगर एन एंटिटी होगा तो एन आर वाई रिलेशनशिप। ये हो गया डिग्री, ये मतलब नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग एंटिटीज। अब रिलेशनशिप में एक हम लोग देख रहे थे लास्ट डे, इसको हम लोग बोलते हैं कार्डिनलिटी, कार्डिनलिटी ऑफ रिलेशनशिप, कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी को हम लोग डिफाइन करेंगे, द नंबर ऑफ इंस्टांसेस ऑफ एन एंटिटी associated with another entity participating in a relationship, and on the basis of cardinality the relationship may be classified, further classified, 1:1 relationship, 1-to-many relationship, many-to-one relationship, and many-to-many relationship। इस तरह से हम लोग रिलेशनशिप 1-to-1, 1-to-many, many-to-one एंड many-to-many, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स है। तो लास्ट डे हम लोग यहीं तक देख रहे थे, तब तक मेरा लैपटॉप ऑफ हो गया था। और ये रिलेशनशिप को हम लोग कैसे दिखाए थे, अगर हम लोग 1-to-1 रिलेशनशिप है तो हम लोग क्या कर रहे थे कि अगर जैसे एग्जांपल दिए थे, आप लोग को याद होगा, एक डिपार्टमेंट और एक उसका मैनेजर का। तो हमारे पास अगर एक डिपार्टमेंट है और उसका एक मैनेजर होगा, और एक मैनेजर जिस बेसिकली अगर एक ही डिपार्टमेंट के लिए हो सकता है वो मैनेज करेगा, तब हम लोग इसके बीच में जो रिलेशनशिप बनेगा उस रिलेशनशिप को हम लोग बोलेंगे 1:1। यहाँ हम लोग ऐसे दिखाएंगे 1:1 रिलेशनशिप है, मतलब डिपार्टमेंट हैज अ मैनेजर एंड मैनेजर मैनेज ओनली वन डिपार्टमेंट। और इसका और दूसरा एग्जांपल हम लोग कह सकते हैं, गुड इवनिंग सर। तो डिपार्टमेंट एंड मैनेजर, दिस इज द 1:1 रिलेशनशिप। नेक्स्ट हम एग्जांपल बताए थे 1-to-many रिलेशनशिप, 1-to-many। तो बता सकते हैं 1-to-many रिलेशनशिप को कैसे हम लोग एक्सप्लेन किए थे। इसको हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि एन एंटिटी इन ए is associated with any number of entities in B. An entity in B is associated with at the most entity in A. जैसे एग्जांपल हम लोग कल बताए थे, आप लोग को याद होगा, there is an entity department and another department is suppose faculty, right? और दोनों के बीच हम लोग यहाँ लिखेंगे वर्क्स इन का रिलेशनशिप है, वर्क्स इन। देखिए यहाँ हमारे पास 1-to-many रिलेशनशिप है, मतलब कह रहा है कि एक डिपार्टमेंट में एक से ज्यादा फैकल्टी मेंबर होंगे, लेकिन फैकल्टी जो होगा किसी न किसी एक ही डिपार्टमेंट का होगा। तो इस रिलेशनशिप को हम लोग क्या बोलेंगे, 1-to-many रिलेशनशिप। और जस्ट इसका उल्टा अगर हम लोग बोले तो हम लोग बोलेंगे many-to-one। यानी आप इसका एग्जांपल ऐसे हम लोग ले सकते हैं, सपोज देयर इज ए कोर्स एंड टीचर्स, एक रिलेशनशिप बनेगा टीचर्स का, और यहाँ आपके पास है इंस्ट्रक्टर। देखिए यहाँ इसका मीनिंग है 1-to-many यानी many-to-one। इसका क्या मतलब होगा, कोई बताएंगे? इस रिलेशनशिप का क्या मतलब होगा? कोई? सुमित, देयर इज मोर देन वन कोर्स, इसका मतलब क्या होगा, बोलो कोई? नहीं समझ में आ रहा है पूछेगा।
कुणाल, आवाज आ रही है कि नहीं? सर ढेर सारा कोर्स है, टीचर मतलब ढेर सारा कोर्स सर यहाँ नहीं इसका मीनिंग हो गया कि एक इंस्ट्रक्टर एक से ज्यादा कोर्स को पढ़ा सकता है, बट एक कोर्स जब भी होगा तो कोई एक ही इंस्ट्रक्टर देखो पढ़ाएगा। नहीं, हम लोग मेनी टू वन हो गया, वन इंस्ट्रक्टर कैन टीच मोर देन वन कोर्सेज। यहाँ मतलब हुआ कि वन डिपार्टमेंट वर्क्स इन मेनी फैकल्टीज, वन टू मेनी, और इसको हम लोग बोलेंगे मेनी टू वन। और अगला रिलेशनशिप क्या बताए थे आप लोग को? मेनी टू मेनी। मेनी टू मेनी। मेनी टू मेनी रिलेशनशिप का क्या मतलब हुआ? एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें ए एंड बी दो एंटिटीज है, दोनों के बीच में जो एसोसिएशन होगा, रिलेशनशिप होगा, एनी नंबर ऑफ एंटिटीज फ्रॉम ईच अदर्स। जैसे अगर हम लोग बोले कि देयर इज ए कोर्स, कोर्स क्या एक एंटिटी है, और इसके बीच में हमारे पास जो रिलेशनशिप दोनों के बीच बन रहा है, मान लिया टाउट बाई, और इधर हमारे पास है फैकल्टीज। यहाँ देखिए, अगर हम लोग मेनी टू मेनी दिखाना हो तो हम लोग कैसे दिखाए थे? एम टू एन। इसका क्या मतलब हुआ कि एक फैकल्टी एक से ज्यादा कोर्स को पढ़ा सकता है, और एक कोर्स एक से ज्यादा फैकल्टी द्वारा पढ़ाया जा सकता है। मतलब मेनी टू मेनी रिलेशनशिप इसको हम लोग कहेंगे। जैसे मान लिया जाए कि हम लोग, और भी इस तरह का बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे। अब इसमें हम लोग एंटिटीज जो होंगे, एंटिटीज में दो तरह की एंटिटीज की बात करेंगे हम लोग। एक कहलाएगा स्ट्रॉन्ग एंटिटी, और दूसरा होगा वीक एंटिटी। वीक एंटिटी किसको बोलेंगे? वीक एंटिटी जिसको हम लोग कह सकते हैं कि जिस एंटिटी का, इसको हम लोग वीक एंटिटी को हम लोग डेराइव्ड एंटिटी भी बोलते हैं। और वीक एंटिटी को जब हम लोग को डायग्राम में दिखाएंगे, मतलब अगर ऐसा एक एंटिटी जो दूसरे एंटिटी पर डिपेंड कर रहा है, जिसे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट एंटिटी भी बोलते हैं। जैसे मान लिया जाए कि हम लोग बोले कि जैसे स्टूडेंट, एक हमारे पास एंटिटी है स्टूडेंट, दूसरा एंटिटी है हमारे पास फी। देखिए, अब हमारे पास दो एंटिटीज आपको दिख रहे हैं, एक है स्टूडेंट और दूसरा फीस। तो जब भी फीस की बात हम लोग करेंगे तो किसी ना किसी स्टूडेंट का ही होगा। तो फीस एंटिटी को हम लोग बोलेंगे वीक एंटिटी, और वीक एंटिटी को हम लोग डबल लाइनिंग हम लोग यूज करेंगे, और स्टूडेंट के साथ इसमें ऐसा लिंक बनाएंगे। इसका मतलब हुआ स्टूडेंट इज अ स्ट्रॉन्ग एंटिटी एंड फी इज अ वीक एंटिटी। इसको हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट एंटिटी, इसको बोलेंगे डिपेंडेंट एंटिटी। मतलब फी इज एन एंटिटी विच डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट, यानी जब भी स्टूडेंट होगा तभी फी उसका होगा। क्लियर है? स्ट्रॉन्ग एंड वीक एंटिटी। अब इसमें हम लोग के पास तीन डिफरेंट कंसेप्ट की बात करेंगे हम लोग, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही कंपलसरी और आता है। वो है जनरलाइजेशन स्पेशलाइजेशन एंड एग्रीगेशन। बिल्कुल 100% श्योर है क्वेश्चन आना है। देखिए, जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन और एग्रीगेशन। और आपके एग्जाम में एक ईआर डायग्राम बनाने के लिए क्वेश्चन आता ही आता है। तो आप लोग को जानना है कि कैसे हम लोग दिखाएंगे। अगर एक ईआर डायग्राम अगर हम आपके पास एक प्रॉब्लम दे दिया गया, जैसे मान लिया जाए कि यूनिवर्सिटी इनरोलमेंट सिस्टम, ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि राइट एंड ड्रॉ एन ईआर डायग्राम फॉर यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन सिस्टम विथ ऑल पॉसिबल एजम्पशंस। क्या बोलते हैं, ASSEL PTI, क्या बोलते हैं उसको, ये सारा चीज हमको दिखाना होता है। तो इसमें जो मेन जो कंसेप्ट है जो आपके एग्जाम में आता है वो है जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन और एग्रीगेशन। तो हम लोग सबसे पहले जनरलाइजेशन को ऐसे दिखाएंगे, जैसे सिंपल समझिए
कि मान लिया जाए कि हमारे पास एक एंटिटी है। सिंपल एक एग्जांपल हम बता रहे हैं, जैसे कॉलेज हमारे पास एक एंटिटी है। अब कॉलेज में बहुत सारे एट्रीब्यूट्स कॉलेज के होंगे, इसमें बहुत सारा स्टूडेंट होगा, लेकिन वैसा स्टूडेंट अगर हम बोले कि लिस्ट द स्टूडेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, अगर हम लोग एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की बात करेंगे तो हम लोग क्या कर रहे हैं, स्पेशलाइज कर रहे हैं कि हम लोग केवल वैसे डेटा को, वैसे रिकॉर्ड को, वैसे स्टूडेंट का लिस्ट दिखाइए जो स्पेसिफिक डिपार्टमेंट का है। लेकिन अगर हम लोग डायरेक्ट स्टूडेंट ऑफ अ कॉलेज कॉल करें तो दैट इज द जनरलाइजेशन। और जब हम लोग स्पेसिफाइड कर देंगे कि किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का या वैसे स्टूडेंट जो फर्स्ट डिवीजन मार्क से पास है, उसको अगर हम लोग को दिखाने की बात होगी तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेशलाइजेशन। जैसे हम इस आप लोग के ब्लॉक अगर आपके पास है तो पेज नंबर 43 में एक डायग्राम दिख रहा होगा, जरा सा निकालेंगे अगर आप लोग के पास है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि अ बैंक हैज एन अकाउंट एंटिटी सेट, द अकाउंट ऑफ अ बैंक कैन बी ऑफ टू टाइप्स, सेविंग अकाउंट एंड करेंट अकाउंट। तो द स्टेटमेंट एज अबव रिप्रेजेंटेड ए स्पेशलाइजेशन जनरलाइजेशन हायरार्की। कैसे दिखाएंगे, कह रहा है कि हमारे पास एक क्वेश्चन है कि एक बैंक अकाउंट है और उस बैंक अकाउंट, दो तरह के अकाउंट हैं, सेविंग और करेंट। तो इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे, जैसे देखो ये हमारे पास अकाउंट नाम का एंटिटी है, अकाउंट, और अकाउंट के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो है जैसे अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर्स नेम। एट्रीब्यूट को कैसे दिखा रहे हैं, देख रहे हो, होल्डर्स नेम, और इधर है आपके पास ब्रांच। These are the attributes of account। अब इसके बीच में हम लोग देखेंगे, इसमें हम लोग अकाउंट में बैलेंस भी हो सकता है एक एट्रीब्यूट, वो तो डिपेंड करता है कि आप क्या क्या एट्रीब्यूट दिखा सकते हैं एक अकाउंट का। अब हमारे पास कह रहा है कि एक रिलेशनशिप हम लोग को दिखाना है, जिस रिलेशनशिप को बोलते हैं हम लोग इज अ रिलेशनशिप। इज अ रिलेशनशिप में हमारे पास दो तरह के अकाउंट्स हैं भाई, अभी आप लोगों ने क्वेश्चन में पढ़ा, एक है सेविंग अकाउंट और दूसरा हमारे पास है जिसको आप बोल रहे हो करेंट अकाउंट। इसका भी अपना क्या होगा, एट्रीब्यूट हो सकता है, कुछ भी एट्रीब्यूट है। अब अगर हम लोग देखिए बॉटम टू टॉप की तरफ अगर हम लोग जाते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जनरलाइजेशन बोलेंगे, जनरलाइजेशन। और टॉप से बॉटम की ओर अगर हम लोग स्पेसिफाई करते हैं, जैसे मान लिया जाए बोलते हैं कि शो मी द लिस्ट ऑफ अकाउंट्स, तो सारे अकाउंट्स को दिखाएगा, तो दैट इज जनरलाइजेशन। लेकिन अगर हम लोग टॉप टू बॉटम आते हैं और हम स्पेसिफाई करते हैं अकाउंट इज अ सेविंग अकाउंट, तो हम लोग को क्या दिखाएगा कि ये अकाउंट ऐसा एक स्पेसिफिक अकाउंट की बात कर रहे हैं, मतलब हम लोग स्पेशलाइज कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड स्पेशलाइजेशन। जनरलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन आपके एग्जाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार पूछता है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म आता है वो है एग्रीगेशन। बेसिकली हम लोग एग्रीगेशन को एक हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, अगर एक मान लिया जाए कि हमारे पास रिलेशनशिप बना हुआ है और उस रिलेशनशिप को अगर हम लोग एक रिलेशनशिप का दूसरे रिलेशनशिप के साथ डायरेक्ट हम लोग रिलेशन नहीं बना सकते, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि इस पूरे जितने भी हमारे पास एक रिलेशनशिप बना, मान लिया एक्स हमारे पास एक एंटिटी है और इसका एक रिलेशनशिप है किसके साथ, वाई के साथ। यहाँ पर एक रिलेशनशिप है जिसको हम लोग कुछ भी दे सकते हैं, और हमारे पास एक दूसरा रिलेशनशिप बना हुआ है, ये है हमारे पास ए और बी के साथ। देखिए दो अलग अलग रिलेशनशिप हैं, दो इस एंटिटी का रिलेशनशिप एक है, दूसरा रिलेशनशिप इसका इससे है।
तो अब अगर हम लोग इस पूरे को एक साथ अगर हम लोग किसी के साथ रिलेट करना चाहेंगे, रिलेशनशिप दिखाना चाहेंगे, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से एग्रीगेट कर देंगे और इसका रिलेशनशिप इसके साथ दिखा देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये कंप्लीट जो रिलेशनशिप है दैट इज रिलेटेड टू, मतलब एग्रीगेट किए हैं, दिस इज द एग्रीगेशन। और एग्रीगेट करने के बाद हमारे पास ये रिलेशनशिप के साथ रिलेशन बना, क्योंकि रिलेशनशिप का डायरेक्ट रिलेशनशिप के साथ हम लोग एसोसिएशन नहीं दिखा सकते। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि इसको एग्रीगेट करते हैं और एग्रीगेट करने के बाद दूसरे रिलेशनशिप के साथ रिलेशनशिप दिखाते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं एग्रीगेशन। तो हमारे पास अभी हम दिखा रहे हैं ऑन शेयर कर रहे हैं एक स्क्रीन, उसमें ज्यादा क्लियर होगा कि जनरलाइजेशन क्या है, स्पेशलाइजेशन क्या है, एग्रीगेशन क्या है। लेकिन हम लोग जब ईआर डायग्राम यूज करेंगे भाई, बनाएंगे, जो आपके एग्जाम में आना ही आना है, उसमें हम लोग कुछ सिंबल यूज करते हैं। और उस सिंबल को हम लोग कैसे, अभी हम बता चुके हैं कि इसको हम लोग अगर एंटिटी को रिप्रेजेंट करना होता है तो क्या यूज करते हैं, बोलो। ये हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट है ये कुणाल, ये एंटिटी है। और अगर हम लोग इस एंटिटी के साथ डबल लाइनिंग यूज करते हैं तब क्या कहेंगे इसको हम लोग, अभी तो बताए हैं तुम लोग को, क्या बोलेंगे बोलो। से डिपेंडेंट एंटिटी, ऊपर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। एंटिटी, वेरी गुड, या वीक एंटिटी। और ये हमारे पास रिप्रेजेंट क्या करेगा, कोई नहीं, सर एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स, राइट। और एट्रीब्यूट्स में अगर हम लोग किसी को अगर की एट्रीब्यूट बनाना है तो दैट शुड बी अंडरलाइंड। इसको हम लोग बोलते हैं की एट्रीब्यूट, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी, प्राइमरी की। और ये देखिए डॉटेड लाइन से अगर आपके पास कोई एट्रीब्यूट बना हुआ है तो इसको हम लोग बोलेंगे डेराइव्ड एट्रीब्यूट, जो अभी हम समझाए हैं आप लोग को, डेराइव्ड। स्टोर्ड एंड डेराइव्ड बता रहे थे ना, ठीक है। कंपोजिट एट्रीब्यूट अगर दिखाना हो तो हम लोग एक एट्रीब्यूट बनाएंगे और इसके अंदर फिर इस तरह से डिफरेंट एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे कंपोजिट एट्रीब्यूट। तो ये सारे सिंबल्स हम लोग को यूज करना है रिलेशनशिप के लिए। आप लोगों ने देखा है ये रिलेशनशिप है जो एक एंटिटी का दूसरे एंटिटी के साथ रिलेशनशिप दिखाएंगे। तो हम लोग एक ईआर डायग्राम बनाना चाहते हैं कंप्लीट, जिसमें हम लोग क्वेश्चंस दें। क्वेश्चंस आप लोगों के पास ब्लॉक डाउनलोड किया हुआ है, तो ब्लॉक नंबर 1 का सेकेंड यूनिट में पेज नंबर 44 में जाएंगे तो आप लोग, अगर आपके पास है तो। वैसे हमारे पास जो है उसको हम शेयर कर रहे हैं। ईआर मॉडल में हम लोग अभी जो डिस्कस किए, रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटी सेट, कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ये रिलेशनशिप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वन टू वन रिलेशनशिप। ये है वन टू मेनी, और ये है मेनी टू मेनी। देखिए अभी आप लोग को ये ईआर डायग्राम कल हम डिस्कस किए थे। सर नहीं दिख रहा है सर, शेयर नहीं हुआ है, नहीं दिख रहा है सर, उस पर नहीं हुआ है सर। किसी को शेयर नहीं हुआ है या केवल इसी को,
तो शेयर हो गया है, दिख रहा है सर। तुम्हारा नेटवर्क का इशू होगा। सर बोर्ड देखो जो यहाँ ब्लैक बोर्ड में आप बनाया ना वो दिख रहा है, बाकी जो बोले थे वो नहीं दिख रहा। ये जो हम ऑनलाइन जो हम खोले हैं फाइल, वो दिख रहा है कि नहीं? जी सर दिख रहा है। हाँ, ये शेयर जो कर रहे हैं अभी हम स्क्रीन, ये दिख रहा है। जैसे देखो तो इसमें क्या दिखा हुआ है, इसमें यस तीन हमारे पास इंटिटी हैं। कौन कौन? टीचर, एडवाइसेस एंड स्टूडेंट्स। इसमें देखो टीचर आईडी को बोल्ड किया हुआ है, ये ये सर प्राइमरी नाम की है। दिख रहा है ये? नहीं दिख रहा सर। तो क्या करें हम सब? बाकी लोग को दिख रहा है, तुमको नहीं दिख रहा है, तो क्या करना होगा बोलो? ये जो बोर्ड में बनाया ना सर, ये सारा दिख रहा है, सारा नोट किए, बाकी जो आप शेयर किए उसमें नाम नहीं दिख रहा है, पता ही नहीं चला उसमें। नहीं, ये तो दिख रहा है ना, ये तो दिख रहा है। नहीं, जो हम अभी जो कर रहे हैं क्या ना, शेयर कर हाँ रहे सर। हैं, एक स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, जो आपका मतलब ब्लॉक जिसको जो हम पढ़ा रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ आपके सामने एक डायग्राम दिख रहा है, यह डायग्राम नहीं, जिसमें ये सर टीचर है, डायग्राम दिख टीचर है, उसमें एड्रेस, डिपार्टमेंट नेम, टीचर आईडी, ये इसका एट्रीब्यूट है। उसके बाद यहाँ हम बताए थे टीचर स्टूडेंट, स्टूडेंट का रिलेशनशिप है, स्टूडेंट का हमारे पास एट्रीब्यूट है स्टूडेंट आईडी, एड्रेस, नेम और डिपार्टमेंट। ये दिख रहा है कि नहीं? ये सर अभी दिखा सर, अभी दिखा अभी दिखा सर, आ गया सर। नेटवर्क इशू होगा आपका, इसीलिए नहीं दिख रहा था, है ना? देखिए जनरलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन को जरा सा यस सर देखिए आ भाई, गया। प्लीज इस लाइन को जरा सा पढ़िएगा, अगर संभव है तो लिख लीजिए। जनरलाइजेशन इज द abstracting process of viewing set of objects as a single general class by concentrating on the general characteristics of the constituent sets while suppressing or ignoring the differences। ये हमारे पास जनरलाइजेशन का डेफिनेशन है। आप लोग के ब्लॉक में ये शायद नहीं होगा, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। एग्जाम्पल में देखिए दिखाया है, नीचे लिख रहा है फॉर इंस्टांस स्टूडेंट इज अ जनरलाइजेशन ऑफ ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट, फुल टाइम और पार्ट टाइम स्टूडेंट्स। सिमिलरली एम्प्लॉई इज अ जनरलाइजेशन ऑफ द क्लासेस ऑफ ऑब्जेक्ट को कुक, वेटर, कैशियर एटसेट्रा, जो भी है। अब इसमें कह रहा जनरलाइजेशन इज अ रिलेशनशिप, therefore manager is an employee, cook is an employee, waiter is an employee and so forth। ये था हमारे पास जनरलाइजेशन। अब कह रहा है स्पेशलाइजेशन का डेफिनेशन, देखिए यहाँ है, साइज बड़ा करना है क्या? देखोगे यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन इज एन एब्स्ट्रैक्टिंग प्रोसेस of introducing new features or characteristics to an existing class of object to create one or more new class of object। यानी जिसमें हम लोग देखिए जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन दोनों का डेफिनेशन आपके सामने है, एग्जांपल दिखाया है। सो देखिए, द एंटिटी सेट एम्प्लॉई इज अ जनरलाइजेशन ऑफ द एंटिटी सेट्स फुल टाइम एम्प्लॉई और पार्ट टाइम एम्प्लॉई। द फॉर्मर इज अ जनरलाइजेशन of the entity sets faculty and staff, the latter that is of the entity set teaching and casual faculties and staff। अब यहाँ जैसे एग्जांपल यहाँ देखिए, एक रिलेशनशिप दिखाया है, एक डायग्राम दिखा हुआ है। यहाँ है एक एम्प्लॉई में इसका एट्रीब्यूट है एम्प्लॉई नेम, नंबर, नेम एंड डेट ऑफ हायर। ईजर रिलेशनशिप में है फुल टाइम एम्प्लॉई और पार्ट टाइम एम्प्लॉई। फुल टाइम एम्प्लॉई को भी और ब्रेकिंग किया है फैकल्टी एंड स्टाफ, और पार्ट टाइम में भी किया हुआ टीचिंग एंड कैजुअल। तो देखिए यहाँ एरो का साइन क्या बता रहा है, अगर डायरेक्ट हम लोग एम्प्लॉई बोले तो सभी का लिस्ट दिखाएगा,
लेकिन अगर स्पेशलाइजेशन अगर हम लोग कहें कि नहीं हमको चाहिए पार्ट टाइम एम्प्लॉई, तो पार्ट टाइम एम्प्लॉई में ये सब दिखाएगा। तो फिर यहाँ हमारे पास जनरलाइज हो गया। और फिर से अगर हम इसमें स्पेशलाइज करेंगे कि नहीं हमको चाहिए टीचिंग, तो हमारे पास क्या करेगा, केवल टीचिंग स्टाफ को दिखाएगा। इसलिए जनरलाइजेशन को देखो टॉप टू बॉटम दिखा रहा है और स्पेशलाइजेशन को बॉटम टू टॉप। अगर आपके पास अगर है मोबाइल तो आप यूज कर रहे हैं तो आप इसको करिए क्या, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये था जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन। अब हम लोग देखना चाह रहे थे एग्रीगेशन। सर ये सैलरी एंड टाइप क्या है, दोनों में अलग कहाँ? अलग क्यों दिखा? फुल टाइम, जो फुल टाइम एम्प्लॉय का ये है एंटिटी। फुल टाइम एम्प्लॉय में दो तरह के Yes. एम्प्लॉय है बाबू। वो फुल टाइम एम्प्लॉय में सैलरी जो है सबका कॉमन है, ये एट्रीब्यूट है फुल टाइम एम्प्लॉय का। और ये सैलरी इसका भी एम्प्लॉय, इस एम्प्लॉय का यानी फैकल्टी का भी एट्रीब्यूट होगा। ये तो एट्रीब्यूट होगा ही, जो आप देख पा रहे हो क्या है, डिग्री और इंटरेस्ट। इसके साथ इसका एक एट्रीब्यूट ऐसा होगा जो फुल टाइम एम्प्लॉय का, यानी जिसको डायरेक्ट, ये हम लोग कहेंगे किसको, ये इंडिपेंडेंट और ये डिपेंडेंट एट्रीब्यूट एंटिटीज। तो अगर इसका वैल्यू क्या है, इसका जो एट्रीब्यूट होगा ऑटोमेटिकली इसका भी एट्रीब्यूट होगा। तो ये जो सैलरी अब दिखा रहा है कि फुल टाइम एम्प्लॉय अगर है तो आइदर वो फैकल्टी है या स्टाफ है, तो उसमें सैलरी जो एट्रीब्यूट है वो दोनों में इंक्लूडेड होगा। इसीलिए एक जगह यहाँ दिखाया गया। और अब क्या होगा कि इसके अपना अपना अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं। जैसे टाइप दिखाया हुआ है ना, पार्ट टाइम एम्प्लॉय में टाइप, और ये टाइप जो है इस दोनों का है, किसका किसका, टीचिंग का भी और कैजुअल का भी। वही बताना चाह रहा है। क्लियर हुआ? हेलो? यस सर। कह रहा है कि डिजाइनिंग अ डेटाबेस टू मॉडल अ सेगमेंट ऑफ द रियल वर्ल्ड डेटा मॉडलिंग स्कीम मस्ट बी देयर टू रिप्रेजेंट जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन, दोनों दिखाना होता है। एम्प्लॉय नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, फुल टाइम में एम्प्लॉय नंबर, सैलरी। ये क्या है समझ पा रहे हो? दीज आर डिफरेंट एंटिटीज एंड दीज आर देयर एट्रीब्यूट्स। अब हम लोग देखना चाह रहे थे एग्रीगेशन। देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है। एक पर्सन नाम का क्या है, एंटिटी है। और इसमें अब हम लोग देख पा रहे होंगे कि नेम, एड्रेस एंड एसएसएन। एग्रीगेशन का दो फॉर्मेट है। पहला ये इसको एग्रीगेशन बोलेंगे कि ये तीनों को अगर हम लोग एग्रीगेट करेंगे तो अब एक पर्सन एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज आल्सो एन एग्रीगेशन। अगला एग्रीगेशन जो अभी हम समझा रहे थे आप लोग के पास, स्टूडेंट इनरोलमेंट कोर्स। अगर इसको किसी दूसरे एंटिटी के साथ रिलेशनशिप दिखाना है तो जस्ट यू विल मेक एन एंटिटी, जिस एंटिटी का नाम क्या हो गया, रजिस्ट्रेशन। तो दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ एग्रीगेशन। देखिए रिलेशनशिप अमंग 3 एंटिटीज। आपके पास 2 एंटिटीज हैं, कोर्स और स्टूडेंट, और तीसरा है कंप्यूटिंग सिस्टम। अब इसका अपना अपना एट्रीब्यूट है। और इस तरह से अगर हम लोग दिखाएंगे तो इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इस रिलेशनशिप को दिखाने के लिए हम लोग को एक कंबाइन करना पड़ेगा लाइक दिस, है ना। उसके बाद इसके एंटिटीज को इसके साथ रिलेट करेंगे। तो ये रिलेशन ये एग्रीगेशन कहलाएगा। एग्रीगेशन का डेफिनेशन आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि एग्रीगेशन इज द प्रोसेस ऑफ कंपाइलिंग इंफॉर्मेशन ऑन एन ऑब्जेक्ट thereby abstracting a higher level object। ये यहाँ पर एग्जांपल के साथ दिया हुआ है, इसको आप लोग देख सकते हैं। दिस इज द एग्रीगेशन। समझ में आया? कन्वर्सन भी है, या डायग्राम को रिलेशनशिप में कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे, लेकिन बस बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। यार मॉडल में हम लोग के पास इतना हम लोग देख पा रहे हैं। यार मॉडल में आप लोग को देखना है कौन कौन सा चीज, एंटिटी, देन एट्रीब्यूट्स, रिलेशनशिप। और ये रिलेशनशिप के लिए हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बाय यूजिंग ईआर डायग्राम।
आप लोग के पास ब्लॉग निकालिएगा, तो आप लोग के ब्लॉग में कुछ यहाँ डायग्राम बनाए हुए हैं, काइंडली आप उसको देख लीजिएगा। उसमें अगर कोई क्वेश्चंस बने, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछेंगे। नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं अभी वो है रिलेशनल मॉडल। देखेंगे आप रिलेशनल मॉडल, रिलेशनल डेटा मॉडल भी बोलते हैं या रिलेशनल मॉडल भी केवल हम लोग बोल सकते हैं। देखिए इसको हम लोग कहेंगे इट रिप्रेजेंट्स डेटा, इट रिप्रेजेंट्स डेटा as well as relationship, as well as relationship among data in the form of tables, in the form of tables। यानी जब हम लोग किसी पर्टिकुलर डेटा को और उसके रिलेशनशिप को जब हम लोग किसी पर्टिकुलर टेबल में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं रिलेशनल मॉडल। ठीक है, ये आप इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि इसमें जो हमारे पास रिलेशनल मॉडल में हम लोग को जानना है कि रिलेशनल मॉडल एक्चुअली है क्या, जिसमें हम लोग किसी भी पर्टिकुलर डेटा को, पर्टिकुलर डेटा वैल्यू को हम लोग टेबल के फॉर्म में हम लोग उसको स्टोर करेंगे, यूज करेंगे। अब टेबल क्या है, जैसे सपोज मान लिया जाए स्टूडेंट नाम का एक एंटिटी है या एक रिलेशन, अब हम लोग अब उसी को अब यहाँ पर एक रिलेशन बोलेंगे रिलेशनल मॉडल में। और इसके जो एट्रीब्यूट हैं, मान लिया जाए कि स्टूडेंट आईडी, उसका मान लिया जाए हो गया नेम, इसका हो गया एज, हो गया एड्रेस। तो इस रिलेशन को अगर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे रिलेशनल मॉडल में, देखिए तो इसमें हम लोग ईआर मॉडल में कैसे कर रहे थे, स्टूडेंट नाम का एक एंटिटी बन रहा था और इसके सारे एट्रीब्यूट को हम लोग दिखाते थे, याद आ रहा है। लेकिन रिलेशनल मॉडल में इसी को जब हम लोग दिखाएंगे तो इसको टेबल के फॉर्म में हम लोग दिखाएंगे। यहां पर हो गया मान लीजिए स्टूडेंट आईडी, ये हो गया आपके पास नेम, ये हो गया हमारे पास एज और ये है एड्रेस। दीज आर द डिफरेंट कॉलम्स, इसको हम लोग बोलेंगे, जो एट्रीब्यूट था उसको हम लोग बोलेंगे कॉलम्स, और जो इसका रिकॉर्ड होगा, ये जो आप देख पा रहे हो, इसको हम लोग बोलेंगे, रिकॉर्ड को बोलेंगे टपल्स। टपल्स यानी आप कह सकते हैं डेटा आर अरेंज इन रोज एंड कॉलम्स इन रिलेशनल मॉडल। रिलेशनल मॉडल में हम लोग क्या करेंगे, उसमें रो एंड कॉलम में हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे, जिसमें कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है एट्रीब्यूट को और एक पर्टिकुलर रो रिप्रेजेंट कर रहा है एक टपल को। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन फिर आएगा, दो चीज हम लोग अभी पढ़े थे इसके पहले, डिग्री और कार्डिनलिटी। अब बताओ उसमें हम लोग क्या देख रहे थे, डिग्री क्या था, चाहे वो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट जो पार्टिसिपेट कर रहे थे दो रिलेशनशिप बनाने में, अगर दो एंटिटीज होता था तो हम लोग उसको बाइनरी रिलेशनशिप बोल रहे थे। अगर दो से ज्यादा अगर होता है था तो हम लोग क्या बोल रहे थे, तीन रहता था तो टेरनरी। लेकिन यहां पर हम लोग डिग्री ऑफ अ रिलेशन अगर पूछा जाए तो डिग्री और कार्डिनलिटी में क्या डिफरेंस है, डिग्री को हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स, जितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे रिलेशन में वो क्या कहलाएगा डिग्री, और जितने नंबर ऑफ टपल्स होंगे, रिकॉर्ड जिसको बोल रहे हैं टपल्स, सॉरी टपल्स, तो टपल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ टपल्स, वो उसका कार्डिनलिटी बताता है। डिग्री और कार्डिनलिटी में डिफरेंस समझ में आया। इन केस ऑफ
रिलेशनल डेटा मॉडल कह रहा कि इन रिलेशनल डेटा मॉडल a relation can be represented in a form of table and each and every column represents their attribute and each and every row represent their record. और अब हम लोग उस रिकॉर्ड को हम लोग यहाँ पर बोलेंगे टपल, TUPLE टपल, और एक पर्टिकुलर जो एट्रीब्यूट है उसको हम लोग क्या कहेंगे इसमें, कॉलम। तो अब इसमें एक और टर्म आपके सामने आता है, वो आता है डोमेन। डोमेन क्या होता है? डोमेन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि जैसे किसी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट में कोई वैल्यू अगर हम लोग स्टोर करना चाह रहे हैं तो जितने परमिसेबल वैल्यूज होंगे उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट में, उस परमिसेबल वैल्यूज को ही हम लोग क्या कहेंगे, डोमेन कहेंगे। देखिए टर्म समझ लीजिए, डिग्री, कार्डिनलिटी, और अब हम लोग एक टर्म हम लोग यूज कर रहे थे, डोमेन। डोमेन को हम लोग ऐसे डिफाइन करिए कि अ डोमेन इज अ सेट ऑफ permissible values नेटवर्क का इश्यू हो गया था, आवाज नहीं जा रहा था ना। हेलो, अब आ रहा है? अब आ रहा है सर। यस सर। देखिए अभी हम लोग जो दो टर्म हम लोग यूज किए, आप लोग सुन रहे होंगे। हम लोगों ने देखा डिग्री ऑफ अ रिलेशन, कार्डिनलिटी ऑफ अ रिलेशन, व्हाट इज टपल, व्हाट इज एट्रीब्यूट को हम लोग कॉलम बोल रहे हैं, और जितने नंबर ऑफ कॉलम होंगे वो क्या कहलाया था, डिग्री, और जितने नंबर ऑफ टपल्स होंगे वो क्या उस रिलेशन का कार्डिनलिटी कहलाएगा। डोमेन हम लोग कहते हैं कि देखो डेफिनेशन लिखे हैं, डोमेन इज अ सेट ऑफ परमिसेबल वैल्यूज दैट कैन बी गिवन टू एन एट्रीब्यूट। जैसे सपोज मान लिया जाए कि अगर हम लोग यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ हम लोग एक एट्रीब्यूट बनाते हैं, जस्ट सपोज डेट ऑफ बर्थ, सपोज हम लोग एक रिलेशन दिखा रहे हैं जिस रिलेशन में है स्टूडेंट आईडी, नेम, डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ में आप लोग देख पा रहे हैं जैसे फॉर्म वगैरह फिलअप करते हैं तो अगर उसमें एक कंस्ट्रेंट डिफाइन किया हुआ है, कल भी मैंने इस पर डिस्कस किया था कि एक पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ के पहले का डेट ऑफ बर्थ अगर आप देंगे तो दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। तो व्हाट इज दैट? दैट इज द डोमेन। और डोमेन इज अ सेट ऑफ परमिसेबल वैल्यूज। जो वैल्यू परमिसेबल है किसी भी एट्रीब्यूट में उसी को हम लोग क्या कहेंगे, डोमेन कहेंगे। अब हम लोग देखेंगे, अभी हम लोग आगे और पढ़ेंगे, इसमें बहुत सारा पढ़ना है। तो रिलेशन क्या है समझ में आया। अब हम लोग रिलेशन, इसमें हम लोग के पास जो पढ़ना है वो है डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स मतलब सिंपल समझिए, कंस्ट्रेंट्स का मतलब होगा रेस्ट्रिक्शंस। कंस्ट्रेंट्स जरा सा हम लोग जान रहे हैं कि कौन कौन से कंस्ट्रेंट्स यूज कर सकते हैं हम लोग रिलेशनल मॉडल में। तो सबसे पहला कंस्ट्रेंट्स है जिसको हम लोग, इसको हम लोग तीन कैटेगरी में बांट सकते हैं रिलेशनल कंस्ट्रेंट को। एक को हम लोग बोलेंगे डोमेन कंस्ट्रेंट, डोमेन कंस्ट्रेंट्स। दूसरा हमारे पास होगा प्राइमरी की कंस्ट्रेंट्स। नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर, स्क्रीन नहीं दिख पा रहा है सर। हाँ वेट 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 वेट,
सर दिख रहा है अब? यस सर यस। कंस्ट्रेंट्स में पहला है डोमेन कंस्ट्रेंट्स, प्राइमरी की कंस्ट्रेंट्स और इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स यानी कंप्लीट कंस्ट्रेंट्स को हम लोग 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं रिलेशनल डेटाबेस में। तो अब हम लोग ये देखना चाहेंगे कि सबसे पहले की जो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स क्या है, प्राइमरी की कंस्ट्रेंट्स क्या है, डोमेन कंस्ट्रेंट्स क्या है। इसके पहले हम लोग थोड़ा सा कुछ कीज के विषय में देखेंगे। कीज, तो सबसे पहले हम लोग बोलेंगे जो आप लोग को बताना चाहेंगे वो है प्राइमरी की। प्राइमरी की एक ऐसे एट्रीब्यूट को कहेंगे जिसमें डुप्लीकेट वैल्यू परमिशेबल नहीं है। यानी अगर किसी भी एट्रीब्यूट को अगर आप प्राइमरी की बना देते हैं तो वो वैल्यू क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। पहला क्या होना चाहिए, वैल्यू शुड बी यूनिक। एंड सेकेंड और इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान देना है, दैट इज नॉट नल। कौन है यार? प्राइमरी की में सबसे पहला देखिए, की जरा सा आप लोग जरूर नोट करेंगे या जानेंगे। पहला है प्राइमरी की। प्राइमरी की किसको बोल रहे हैं भाई? एक ऐसा कीज, एक ऐसा एट्रीब्यूट जिसका वैल्यू यूनिक होगा और दूसरा जिसको हम लोग बोलेंगे वो नॉट नल होगा, यानी नल नहीं एक्सेप्ट नहीं करेगा। कहने का मतलब है कि अगर आप सपोज रोल नंबर को स्टूडेंट रिलेशन में अगर रोल नंबर को आप बना देते हो प्राइमरी की, तो रोल नंबर अगर आप डुप्लीकेट वैल्यू देंगे तो परमिशेबल नहीं होगा और इसको ब्लैंक भी नहीं छोड़ सकते। So if you are making a particular key as primary key, so that should be unique plus not null. अब एक दूसरा कीज और है जिसे जनरली हम लोग वाइवा वगैरह में क्वेश्चंस कर देते हैं। जैसे आप लोग बोलते हो कि सर अगर हम लोग किसी को प्राइमरी की बोलेंगे तो वो वैल्यू सर स्क्रीन नहीं दिख पा रहा है सर। प्राइमरी की का हम लोग नेचर क्या देखे भाई, कि इसका वैल्यू यूनिक होगा और नॉट नल होगा। लेकिन यूनिक की का मतलब भी है यही कि इसका वैल्यू जो होंगे वो क्या होगा, यूनिक होगा। दोनों सिमिलर है, लेकिन द यूनिक की में बी नल ऑल्सो। यूनिक की नल भी हो सकता है लेकिन प्राइमरी की नल नहीं हो सकता। दूसरा डिफरेंस कि एक पर्टिकुलर रिलेशन में एक और केवल एक प्राइमरी की होगा, जबकि हम लोग जब देखेंगे यूनिक की बात करेंगे तो एक रिलेशन में एक से ज्यादा एट्रीब्यूट को हम लोग यूनिक बना सकते हैं। मीन्स कह सकते हैं कि रिलेशन और अ टेबल कैन हैव मोर देन वन यूनिक की, बट प्राइमरी की ऑलवेज शुड बी वन, एक ही हो सकता है। क्लियर है? प्राइमरी की समझ में आया? प्राइमरी की और यूनिक की। हेलो यस सर। अब हमारे पास एक और आपके सामने आता है जिसको हम लोग बोलते हैं कैंडिडेट की। अभी कॉन्स्टेंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरा है हमारे पास कैंडिडेट की। कैंडिडेट की जरा सा लिखेंगे, बहुत कुछ नहीं, अगर विजिबल होगा तो भी। कैंडिडेट की, अगला है फिर ऑल्टरनेट की, और हम लोग बोलेंगे कैंडिडेट की, ऑल्टरनेट की,
फॉरेन की, प्राइमरी की, कैंडिडेट की, ऑल्टरनेट की, और फिर हमारे पास फॉरेन की। अब हम लोग जरा सा देख लें कि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो कीज हैं वो क्या है। जैसे हम लोग अभी आप देख पा रहे थे, कैंडिडेट की किसको बोलेंगे। देखिए एक और भी हम लोग पढ़ेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे कंपोजिट की। कैंडिडेट की, ऑल्टरनेट की, फॉरेन की, कंपोजिट की, और एक आप लोगों ने पढ़ा अभी प्राइमरी की या फिर यूनिक की। प्राइमरी की और यूनिक की आप लोग को समझ में आ गया है। अब देखिए हम लोग कैंडिडेट की बोलेंगे, किसको बोलेंगे, किसी भी रिलेशन में वे सारे एट्रीब्यूट्स कैंडिडेट कीज कहलाएंगे विच हैज अ फीचर्स ऑफ प्राइमरी की, जिसमें प्राइमरी की का फीचर्स है। मतलब वो प्राइमरी की हो सकता था, लेकिन सभी को तो हम लोग प्राइमरी की बना नहीं सकते हैं, तो किसी एक को हम लोग क्या बनाए, प्राइमरी की, तो जो रेस्ट बचा उसको हम लोग बोलेंगे ऑल्टरनेट की। कैंडिडेट की मतलब समझ में आया। जैसे सिंपल एग्जांपल लीजिए, मान लिया जाए कि कार एक रिलेशन है, कार, इसके जो एट्रीब्यूट हैं रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, चेसिस नंबर है, इंजन नंबर है। आप लोगों को पता है कि ये तीनों जो होते हैं वो बिल्कुल यूनिक होता है, सभी कार का होता है कि नहीं। चेसिस नंबर, इंजन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर। मान लिया जाए कि तीनों एट्रीब्यूट में से किसी को भी हम लोग प्राइमरी की बना सकते हैं, तो ऑल दीज थ्री आर नोन एज कैंडिडेट कीज। लेकिन उसमें से किसी एक को, मान लिया जाए रजिस्ट्रेशन नंबर को आप प्राइमरी की बनाए, तो रेस्ट जो दो आपके पास बचा, कौन सा, इंजन नंबर और चेसिस नंबर, जो कि कैंडिडेट हो सकता था प्राइमरी की का, बट वो प्राइमरी की नहीं है, तो दे आर नोन एज ऑल्टरनेट की। फॉरेन की का मतलब होता है, यहां समझ में आया, कैंडिडेट की और ऑल्टरनेट की समझ में आया या नहीं, बोल भी नहीं करता है। अच्छा, आगे। अब चलिए कंपोजिट की किसको बोलते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि रिलेशन में वन कॉलम या वन एट्रीब्यूट इज नॉट सफिशिएंट टू यूनिकली आइडेंटिफाई द टपल। किसी भी पर्टिकुलर टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए वो सफिशिएंट नहीं होता, वन कॉलम या वन एट्रीब्यूट, तो एक से ज्यादा एट्रीब्यूट को हम लोग कंबाइन करेंगे और प्राइमरी की बनाएंगे, तो उसको हम लोग कंपोजिट की कहेंगे या कंपोजिट प्राइमरी की बोलते हैं, ऐसा भी बोला सुनने को मिलेगा। कंपोजिट की का मतलब हुआ, समझिएगा, जैसे एग्जांपल मान लिया जाए कि हम लोग बोलते हैं कि आपका अगर रोल नंबर 1, जैसे कॉलेज में डिफरेंट सेमेस्टर के बच्चे हैं, आपकी यूनिवर्सिटी में की बात नहीं कर रहा हूँ, हम अपने कॉलेज की बात कर रहा हूँ। इस कॉलेज में एक डिपार्टमेंट में मान लिया जाए 3 सेमेस्टर के बच्चे हैं, और हम लोग जब रजिस्टर स्टार्ट करते हैं तो सबका रोल नंबर 1 से शुरू होता है प्रत्येक में। तो अगर सभी बच्चे एक साथ बैठे हुए हों और हम बोले कि रोल नंबर 1 कौन है, तो यूनिकली आइडेंटिफाई हो पाएगा, 3 बच्चे खड़ा हो जाएंगे, होंगे कि नहीं, सेमेस्टर 1 का, सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर, क्योंकि तीनों का रोल नंबर सेम है। लेकिन सेमेस्टर वाइज अगर बैठा हुआ, अगर उसमें अगर हम लोग रोल नंबर 1 कहेंगे तो एक बच्चा आएगा। तो इस स्थिति में अगर एक से ज्यादा यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं हो सकता है रोल नंबर के आधार पे, तो हम लोग क्या लिखेंगे, रोल नंबर प्लस सेमेस्टर।
अब हम लोग बोले कि रोल नंबर 1 ऑफ सेमेस्टर 1, तो क्या करेगा, कितने बच्चे आएगा? एक। यानी रोल नंबर प्लस सेमेस्टर अगर हम दोनों को कंबाइन करके प्राइमरी की बना दें तो उसको हम लोग बोलेंगे कंपोजिट की। क्लियर है? दिस इज कॉल्ड कंपोजिट की। अब क्वेश्चन उठता है कि सर फिर फॉरेन की क्या है? देखिए, अगर मान लिया जाए कि हमारे पास एक रिलेशन है स्टूडेंट और दूसरा रिलेशन है हमारे पास फी, यहाँ पर है रोल नंबर और सारा स्टूडेंट का डिटेल पड़ा हुआ है, लेकिन फीस में हम लोग केवल लिखे हैं रोल नंबर। रोल नंबर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि रोल नंबर जो है यूनिक है, यानी इसको हम लोग कह सकते हैं कि दिस इज द प्राइमरी की। तो अगर रोल नंबर इसमें लिखें और उसका फी का अमाउंट लिख दें, तो अगर हम लोग केवल फी टेबल को हम लोग देखेंगे तो रोल नंबर से उसका फीस का डिटेल तो मिल जाएगा, लेकिन उस बच्चे का नहीं मिलेगा डिटेल कि कौन बच्चा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो जिस पर प्राइमरी की बनाए थे, जो हमारा रोल नंबर स्टूडेंट वाले में प्राइमरी की था, फीस टेबल में इसको हम लोग बोलेंगे फॉरेन की। टू मेक द रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स, फॉरेन की विल बी यूज्ड। यानी आप कह सकते हैं कि वन यानी प्राइमरी की ऑफ अदर टेबल, दूसरे टेबल का जो प्राइमरी की होगा वो करंट टेबल में क्या बन जाएगा, फॉरेन की बनेगा। तो फॉरेन की को हम लोग जो अभी हम लोग जो की कंस्टेंट देख रहे थे, 3 तरह का कंस्टेंट आप लोगों को मैंने अभी बताया था। एक बताया था हम लोग डोमेन कंस्टेंट। डोमेन कंस्टेंट का मतलब है इट स्पेसिफाइज दैट ईच एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन मस्ट कंटेन एन एटॉमिक वैल्यू ओनली फ्रॉम द कॉरेस्पॉन्डिंग डोमेन्स। जैसे मान लिया जाए कि अगर हम लोग किसी का रोल नंबर डाले हैं तो उसमें वो डिफाइन करते हैं कि इंटीजर, तो इसका मतलब है कि ऑलवेज दैट शुड बी ऑफ इंटीजर टाइप, तो हम लोग उसको बोलेंगे डोमेन कंस्टेंट। उसके बाद उसका एक फिक्स्ड लेंथ होगा, उसका एक फिक्स्ड डेटा टाइप होगा, जिसको अभी हम बताए थे कि ऑल परमिसेबल वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर एट्रीब्यूट इज कॉल्ड डोमेन। तो डोमेन कंस्टेंट हम लोग उसी को बोलेंगे कि जिसमें हमारे पास नॉन एटॉमिक वैल्यू को नहीं ले, एटॉमिक वैल्यू लेगा। जैसे फोन नंबर की बात करें तो हमारे पास अगर फोन नंबर होगा तो वो एक्सेप्टेबल होगा, 10 डिजिट्स का जो नंबर है वो हम लोगों ने स्पेसिफाई किया है। अगर मान लिया जाए कि 10 से ज्यादा नंबर अगर हम लोग जैसे ही देंगे 10 डिजिट से ज्यादा, तो वो परमिसिबल नहीं है, तुरंत हम लोग लिखेगा डोमेन कंस्टेंट्स वायोलेशन। मतलब चूंकि उसको हम लोग स्पेसिफाई कर दिए हैं कि फोन नंबर में बी मैक्सिमम ऑफ 10 डिजिट्स एंड एट द टाइम ऑफ पुटिंग द वैल्यू अगर आप ये दे देते हो 11 वैल्यूज दे देते हो 11 डिजिट, तो वो परमिसिबल नहीं है। तो इसको हम लोग बोलेंगे डोमेन की कंस्टेंट्स। दूसरा हम लोग देख रहे थे की कंस्टेंट। अभी हम आपको बताए कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज हम लोगों ने देखा है। अगर हम लोग किसी में किसी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को प्राइमरी की बना देते हैं तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, डुप्लीकेट वैल्यू नहीं लेगा। तो इस तरह के कंस्टेंट्स को बोलेंगे हम लोग की कंस्टेंट। अब यहाँ पर दूसरा चीज है इंटीग्रिटी कंस्टेंट। ये आपके एग्जाम में पूछता है इंटीग्रिटी कंस्टेंट क्या है। ये 2 तरह के होते हैं भाई, एक होता है एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्टेंट और दूसरा होता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। अब हम लोग एंटिटी इंटीग्रिटी को क्या बोलते हैं कि अभी जो हम आप लोगों को समझाए थे कि प्राइमरी की का वैल्यू नल नहीं हो सकता, नो प्राइमरी की वैल्यू कैन बी नल। दिस इज बिकॉज द प्राइमरी की इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई individual tuples in the relation. So we will not be able to identify the tuples uniquely if you are using the null value. तो इसको हम लोग बोलते हैं एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्टेंट। दूसरा हम लोग बोल रहे थे, इसमें दूसरा है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्टेंट। ये अभी जो हम लोग दिखा रहे थे 2 के बीच में रिलेशनशिप, स्टूडेंट और फी के बीच में, यानी ये बताता है कि टपल्स इन द वन रिलेशन, यानी एक रिलेशन का जो टपल है
that refers to the another relation to an existing tuple in that relation. मतलब समझिए कि इसमें जो टपल है, जैसे अभी मैंने बताया कि अगर ये रिलेशनशिप बना हुआ है तो फीस की सहायता से अगर हम लोग रोल नंबर हमको मिल रहा है, एक टेबल है, तो उसका अमाउंट तो मिलेगा, लेकिन इससे ये बता देगा कि इस रोल नंबर के बच्चे का नेम, एड्रेस और सारा डिटेल्स क्या है. तो दैट इज कॉल्ड रेफरेंशियल इंटीग्रिटी. क्लियर? तो 3 तरह का इंटीग्रिटी हम लोगों ने देखा है, डोमेन कंस्ट्रेंट, की कंस्ट्रेंट एंड इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट. ये जो ऑलरेडी हम लोग पहले की एट्रीब्यूट्स कीज में हम लोगों ने देखा है. अब हमारे पास देखेंगे जो आप लोग के एग्जाम का अगला पार्ट है, वो है रिलेशनल अलजेब्रा. रिलेशनल अलजेब्रा में हम लोग को बहुत कुछ जानना है. इसमें बेसिक जो ऑपरेशंस हम लोग को जानना है वो है रिलेशनल अलजेब्रा हम लोग देखने जा रहे हैं. टाइम है ना अभी जी? है 15 मिनट. इसमें एक टॉपिक और हम लोग रिलेशनल अलजेब्रा के बाद हम लोग देखेंगे, वो है नॉर्मलाइजेशन. आज हम लोग लगता है नहीं जा पाएंगे वहां तक. रिलेशनल अलजेब्रा क्या हो गया जी? रिलेशनल अलजेब्रा. रिलेशनल अलजेब्रा किसको कहेंगे? कह रहा है कि इट इज अ सेट ऑफ बेसिक ऑपरेशंस used to manipulate the data in relational model. It is very important to keep in your mind. Relational algebra is set of basic operations used to manipulate the data in relational model. तो अब क्वेश्चन उठता है कि किस तरह के ऑपरेशंस को बेसिक, कौन कौन से बेसिक ऑपरेशंस हैं जिसमें किसी भी रिलेशनल मॉडल में डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए यूज होगा. तो पहला है, हम लोग बोलते हैं बेसिक सेट ऑपरेशंस. पहला है बेसिक सेट ऑपरेशंस. और इस सेट ऑपरेशंस में आपके पास है यूनियन, दूसरा है इंटरसेक्शन, सेट डिफरेंस और कार्टेशियन प्रोडक्ट. क्या लिखे सर? सेट पहला है यूनियन, दूसरा है इंटरसेक्शन, थर्ड है सेट डिफरेंस, यस सर, और फोर्थ है कार्टेशियन प्रोडक्ट. और रिलेशनल ऑपरेशंस में आपके सामने आपको पढ़ना है, ये हो गया बेसिक सेट ऑपरेशंस. अगला है रिलेशनल ऑपरेशंस, उसमें है सेलेक्ट. यस राजू सर 4 नंबर स्पष्ट नहीं दिख पा रहा है सर. 4 को सर हम लोगों 4 ने नंबर स्पष्ट नहीं दिख पा रहा है सर. हाँ, कार्टेशियन प्रोडक्ट, CARTESIAN, यस सर. यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट. और रिलेशनल ऑपरेशंस में आपके सामने है, वो है सेलेक्ट ऑपरेशन, प्रोजेक्ट, ज्वाइन और डिवीजन. अब हम लोग बेसिक सेट ऑपरेशंस का एग्जांपल हम लोग दिखाना चाह रहे हैं कि बेसिक सेट ऑपरेशंस में सबसे पहले यूनियन क्या है. देखिए, आप लोग सेट थ्योरी में आप लोगों ने यूनियन पढ़ा था कि अगर आपके पास 2 सेट है और उसका अगर यूनियन निकालना होता था तो हम लोग कैसे लिखते थे? याद होगा कि x such that x belongs to A और x belongs to B. यानी इसमें हम लोग A यूनियन B को ऐसे रिप्रेजेंट करते थे, A यूनियन B इक्वल टू x such that x belongs to A और belongs to B. इसका मतलब क्या होगा कि अगर A और B 2 सेट है
तो अगर वो ए का अगर मेंबर है या फिर बी का मेंबर है तो वो ए यूनियन बी का मेंबर होगा। पढ़े है ना यूनियन। यस सर। और दूसरा है हमारे पास, इसको हम लोग करके दिखा रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी। इसको हम लोग कैसे लिखते थे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। मतलब वैसे मेंबर्स ऑफ ए एंड बी जो ए का भी मेंबर है और बी का भी मेंबर है, वो क्या कहलाएगा, इंटरसेक्शन के अंदर आएगा, जो दोनों में कॉमन होगा। अब आप लोग डिफरेंस भी पढ़े थे, ए माइनस बी, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, मतलब जिसको हम लोग बिलोंग एक्स बट एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, मतलब जो ए का मेंबर होगा और बी का मेंबर नहीं होगा वो क्या कहलाएगा, ए माइनस बी। और इसी को अगर हम लोग बी माइनस ए की बात करें तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ये आपके पास हो गया डिफरेंस। और अब कार्टेशियन प्रोडक्ट में आप लोग देखे थे कि हम लोग कैसे करते थे कार्टेशियन प्रोडक्ट। आप लोग को याद होगा कि अगर हमारे पास ए का मेंबर है 1 2 और बी का भी मेंबर है, मान लिया जाए कि 2 3 या 3 4 करते हैं इसको, 3 4, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जब निकालते थे भाई, आप लोग को याद होगा ए क्रॉस बी, तो क्या करते थे हम लोग, पहले प्रत्येक का एसोसिएशन दिखाते थे 1 3 1 4, फिर होता 2 3 2 4। यही था ना कार्टेशियन प्रोडक्ट। यस सर। अब हम लोग, ये तो हम लोग सेट थ्योरी में हम लोगों ने देखा। अब हम लोग एग्जांपल लेकर के देखते हैं रिलेशनल अलजेब्रा में, यानी किसी भी रिलेशन का यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस कैसे निकालेंगे। मिटा इसको, हेलो, मिटा दें। यस सर। यस सर मिटा। अब जैसे देखिए हमारे पास, देखिए दो रिलेशन है डियर, एक है R1, क्या करें भाई, इनका बहुत मुश्किल हो गया। 1 मिनट जरा सा रुक जाइए आप लोग, 5 मिनट देखते हैं कुछ पेज। तो पिन तो मिला है। हम लोग दिखा रहे थे कि आपके पास दो रिलेशन है R1 और R2, है ना, विजुअल है ना। R1 में हमारे पास दो एट्रीब्यूट है A और B। इसमें हमारे पास वैल्यू है, देखिएगा A1 A2 A3 A4, यहाँ है B1 B2 B3 एंड B4। ये देखिए ये दोनों क्या है, एट्रीब्यूट हैं, और ये हमारे पास टपल्स हैं या रिकॉर्ड। ये हमारे पास R1 है। अब हमारे पास दूसरा है R2, ठीक है।
जिसमें दो एट्रीब्यूट इसमें भी हैं और इसमें है, मान लिया ए और बी ही रखते हैं एट्रीब्यूट का नाम, एक्स वाई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसका वैल्यू से आपको मतलब A1, A7, A2 और A4। इधर है B1, B7, B2 एंड B4। ये हमारे पास एक दूसरा रिलेशन है भाई, दिस इज R2, दिख रहा है। अब हम लोग को निकालना है R3, R1 यूनियन R2। अब हम लोग को इसमें जो रिलेशनशिप जो हम लोग बनाएंगे, इसमें हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, सो बता दो हमको। यहाँ पर एट्रीब्यूट हमारे पास आएगा ए और बी, A1 B1 R1 का है ना, और A1 B1 R2 का भी है। यस सर। तो ये एक बार लिखाएगा A1 B1। यहाँ A2 B2 इसमें नहीं है लेकिन इसमें है, इसलिए इसको लिखेंगे A2 B2। A3 यहाँ भी है, सॉरी A2 B2 यहाँ भी है, दोनों में है तो हम लोग लिख देंगे A3 B3। देखो इसमें नहीं है क्योंकि हम लोग A3 B3। आवाज सर क्लियर हम नहीं बोले थे ना, मेरा इतना इम्पोर्टेंट सब बता रहा, सब समझ में आ रहा है। क्या बोल रहा है राजू? आवाज कैसे आ रहा है सर? क्या बोल रहे हो? चैट बॉक्स पे लिखो ना, दिखा तो रहा है तो। अब देखो इसमें R1 में मेरे पास A4 B4 है, यहाँ भी है A4 B4, ये एक बार लिखाएगा A4 B4। अब देखेंगे यहाँ इसमें देखो A1 B1 A2 B2 A4 B4 हो गया, और हमारे पास एक बच गया जिसमें देखो जो B में है, ये भी हो जाएगा इसका मेंबर A7 B7, टोटली कंटिन्यू इसी में, क्योंकि जगह नहीं है। तो ये R3 का वैल्यू हमारे पास आया। R3 में कौन कौन से टपल्स आए? 1 2 3 4 और 5 टपल्स होंगे, तो यूनियन ये होगा। और जब हम लोग इंटरसेक्शन निकालना हो तो हम लोग क्या लिखे थे अभी, कि जो दोनों में कॉमन होगा, R1 इंटरसेक्शन, यहाँ R1 होगा, R1 इंटरसेक्शन R2। तो बताओ तो इसमें क्या कौन कौन से टपल्स आएंगे भाई? A1 B1 आएगा? A1 B1 इसका मेंबर होगा? यस सर। दोनों में है भाई, तो दोनों में जो कॉमन होता है वही इंटरसेक्शन में आएगा। दिस इज A1 B1। A2 B2 है, लेकिन यहाँ भी A2 B2 है, इसलिए ये भी आएगा। A3 B3 होगा? नो सर। नहीं होगा, क्योंकि एक ही में है। A4 B4 होगा। दोनों में है, इसलिए आएगा। अब देखो A7 B7 नहीं आएगा, जो कि इसमें नहीं है। A3 B3 नहीं आया, तो इंटरसेक्शन का मतलब हुआ कि जब हम लोग जो दोनों में क्या कहेंगे, कॉमन होगा, केवल वही इंटरसेक्शन में आता है। ये अब अगर हम लोग को डिफरेंस निकालने के लिए बोला जाए, R1 माइनस R2, तो क्या क्या नंबर होगा भाई? जो R1 में हो और R2 में नहीं हो। A7 B7। A3 B3 और A7 B7। ये दोनों में है तो नहीं होगा। हम क्या बोले कि जो R1 में है और R2 में नहीं। अब देखो A2 B2 इसमें भी है, इसमें भी है, नहीं होगा। A3 B3 इसमें है, R2 नहीं में सर, वो नहीं है सर। R2 में नहीं है। A3 B3 R2 में नहीं है, लेकिन R1 में है, इसलिए ये लिखाएगा A3 B3। अब देखो यहाँ A4 B4 है, यहाँ भी A4 B4 है, तो वो भी नहीं लिखाएगा, यानी इसका आंसर होगा केवल R1 माइनस R2 में A3 B3 होगा ना। यस। और यही अगर हम लोग बोले R2 माइनस R1, तब क्या A7 होगा? B7। तो A7 B7 हो जाएगा सर।
हाँ, केवल एक ही होगा, A7 B7। B7 तो ये था हमारे पास डिफरेंस। और कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना होगा तो ये तो बहुत लंबा चला जाएगा भाई। तो हम लोग एक एग्जाम्पल छोटा करते हैं। हमारे पास एक R1 है, सी, उसका कॉलम का नाम है, इसमें है C1 एंड C2। और हमारे पास एक रिलेशन R2 जिसमें A और B दो कॉलम्स हैं, A1 A2 A3 A4, और भी कम रख सकते हो तुम लोग, B1 B2 B3 एंड B4। अब देखिए, जो हम लोग के पास दोनों को जो हम लोग मिलाएंगे, R3 इक्वल टू R1 इंटू R2, तो हमारे पास जो टेबल बनेगा उसमें 3 कॉलम आ जाएंगे, A B और C। समझिएगा। तो पहला हमारे पास अगर इसको ले लें तो हम लोग यहाँ लिखेंगे A1 B1 और इसका किसके साथ, C1। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, A1 B1 C2 हो गया। फिर हम लोग लिखेंगे A2 B2 C1 A2 B2 C2। अब समझ में आया हो गया होगा। आगे और आप पे कंटिन्यू कर लेंगे। ये हो गया आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिसको हम लोग बेसिक सेट ऑपरेशंस बोल रहे थे। कंफ्यूजन है किसी को? नो नो सर, समझ में आ गया। अब हम लोग चलेंगे, जो हमारे पास रिलेशनल ऑपरेशन था, इसमें सबसे पहला था, देखो सेलेक्ट था ना, सेलेक्ट। देखिए, सेलेक्ट ऑपरेशन इज यूज्ड टू सेलेक्ट सम स्पेसिफिक रिकॉर्ड फ्रॉम द डेटाबेस बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया। कुछ कंडीशंस के आधार पर किसी टेबल से हम लोग कोई डेटा को रिट्रीव करना है तो हम लोग सेलेक्ट ऑपरेशन यूज करेंगे। तो इसके साथ हम लोग क्या, इसका सिंटैक्स देखिएगा, ये सेलेक्ट का साइन है सिग्मा, और यहां पर हम लोग लिखेंगे सिलेक्शन कंडीशन, और यहां पर हम लोग लिखेंगे रिलेशन का नाम, रिलेशन। दिस इज द सिंटैक्स। आप यहां पर पूछ सकते हैं कि सर सिलेक्शन कंडीशन में क्या होगा। जो कंडीशन लगाएंगे, जैसे एट्रीब्यूट का नाम होगा और उसके बाद ऑपरेटर्स यूज करेंगे, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, कुछ भी लेस देन ग्रेटर देन, और उसके बाद हम लोग कांस्टेंट वैल्यू वैल्यू। जैसे हम एक एग्जांपल बता रहे हैं, मान लिया जाए कि एक पर्सन नाम का या स्टूडेंट नाम का रिलेशन है, तो हम लोग वैसे स्टूडेंट का लिस्ट देखना चाहते हैं। जैसे स्टूडेंट देखिएगा, समझिएगा, रिलेशन का नाम है स्टूडेंट, इसमें हमारे पास है स्टूडेंट आईडी, नेम, मान लिया जाए कि एज और टोटल मार्क्स। सपोज हम लोग यहाँ बहुत सारे रिकॉर्ड हमारे टेबल में इस तरीके से है, समझेंगे। अब हम लोग को केवल वैसे स्टूडेंट का लिस्ट देखना है जिसका एज 20 से ऊपर है। क्वेश्चन समझ में आया? Select all the records, all the tuples from existing table student whose age is greater than 20। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे भाई, सो देखिए कैसे लिखेंगे, बता सकते हैं कोई? यहाँ देखिए सिलेक्शन का सिंबल, और हम लोग यहाँ लिखेंगे कंडीशन, हमारे पास क्या था, एज, एज ग्रेटर देन कितना लिखे थे, 20, ये कंडीशन डाले, और रिलेशन का नाम क्या था, स्टूडेंट। यही है इसका सेलेक्ट का ऑपरेशन। हम लोग यानी स्टूडेंट रिलेशन से लेगा, लेकिन वैसे लोगों का जिसका एज 20 से ज्यादा है। अब अगर हम लोग बोलते हैं कि जिसका टोटल मार्क्स 30 से ज्यादा हो और एज 20 से ज्यादा हो,
तो हम लोग दो कंडीशन को लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे एज ग्रेटर देन 20 एंड टोटल, क्या बोले थे, कुछ भी दे दो ना, टोटल मार्क्स ग्रेटर देन, टोटल मार्क्स। मान लिया गया कि 80, टोटल नहीं, जो यहाँ जो एट्रीब्यूट का नाम होगा, अगर यहाँ टोटल मार्क्स लिखा हुआ है तो आपको यहाँ टोटल मार्क्स लिखना है, अगर यहाँ टोटल लिखा हुआ है तो टोटल ही लिखाएगा, ग्रेटर देन 80, और इसके बाद रिलेशन का नाम देंगे स्टूडेंट। इसका मतलब होगा कि वैसे रिकॉर्ड को दिखाएगा जिसका टोटल मार्क्स 80 से ज्यादा है एंड एज भी 20 से ज्यादा है। तो ये हो गया आपका सेलेक्ट ऑपरेशन, हम लोग ऐसे यूज करेंगे। क्लियर? यस सर। सर नेक्स्ट है प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट ऑपरेशन। प्रोजेक्ट ऑपरेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं भाई पाई, और यहां पर हम लोग लिखेंगे लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट, और ब्रैकेट में यहां ऊपर में लिखेंगे रिलेशन। सिंटैक्स यही है। जैसे मान लिया जाए कि हम बोलते हैं डिस्प्ले नेम ऑफ और स्टूडेंट्स फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, यानी केवल हमको नेम देखना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, पाई एट्रीब्यूट का नाम क्या था, मान लिया नेम, और हम लोग यहाँ लिख देंगे स्टूडेंट। तो ये क्या दिखाएगा, नेम, ये दिखा देगा सारे स्टूडेंट का क्या नाम, नेम दिखाएगा। अब यहाँ पर हम लोग कंडीशन भी लगा सकते हैं, सिलेक्शन के साथ प्रोजेक्शन के साथ सिलेक्शन भी। मान लिया जाए कि वैसे स्टूडेंट का नाम देखना है जिसका एज 20 से ज्यादा है, तब हम लोग इस केस में क्या करेंगे, सबसे पहले इंटरनल वर्क करेंगे। देखिए यहां से हमको क्या बताया, सारा नाम दिखा दिया, पहले समझिएगा इसको। हम लोग यहाँ क्या दिए थे हम लोग, नेम, और यहाँ पर हम लोगों ने लिखा था स्टूडेंट, ये किए थे ना। अब इससे क्या मिलेगा, हमको सारे स्टूडेंट का नेम दिख जाएगा, लेकिन अब हम लोग लिखेंगे सिलेक्शन एज ग्रेटर देन 20, और ब्रैकेट में हम लोग इसको डाल देंगे। तो इसका मतलब हुआ कि सबसे पहले इनर क्वेरी रन किया, उसमें सारा नेम आया, और अब क्या किया कि उसमें जो रिलेशनशिप मेरे था स्टूडेंट रिलेशनशिप, उसमें से चेक किया कि एज जिसका 20 से ज्यादा है केवल उसी का नाम दिखाया। तो हम लोग दोनों एक साथ यूज करेंगे। जब हम लोग एसक्यूएल पढ़ेंगे तो इसके लिए हम लोग क्वेरीज लिखेंगे, इसमें वेयर क्लॉज यूज करेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि कल कुछ एसक्यूएल कमांड्स बता दूं जिसमें कि आप उसका अगर आपके पास है ज्वाइन ऑपरेशन। ज्वाइन ऑपरेशन आज आप नहीं, बहुत थक गए हैं, मुंह सूख रहा है मेरा, तुम लोग तो आराम से सुनते हो। सर हाँ बोलो। सर सर मेरा अटेंडेंस छूट गया सर, बना दीजिए ना। हैं? अटेंडेंस सर मेरा छूट गया, लेट से थोड़ा सा ज्वाइन किया सर, 5 मिनट लेट हो गया था सर, बना दीजिए। अच्छा फिर से ले रहे हैं। यस सर। तुम लोग को अटेंडेंस से ज्यादा अटेंटिव रहना है क्लास के लिए, समझा? अटेंडेंस तो हम सबका बना देंगे, Yes, चिंता sir. नहीं करो, लेकिन तुम कुछ सीखो, कुछ फायदा अगर हो सकता है तो हमको अच्छा लगेगा, ठीक है? यस सर। इसलिए क्लास टाइम पर ज्वाइन करिए और कुछ सीखिए। समझ में आया? एकदम कंप्लीट थ्योरी पेपर है भाई, लेकिन उसके बाद भी तो हमको करना है, तो करना है। नहीं सर, आज समझ में आया सर। चलो ठीक है। ठीक है, लीव करें? ठीक है सर।